हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 क्लास 10th एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं जो ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं कि उन्हें इस चैप्टर से डरने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री जैसा नहीं है। हाँ, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले जरूर यूज होंगे, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री के जैसे बड़े बड़े कैलकुलेशंस वाला चैप्टर नहीं है। इसके अंदर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस ज्यादा रहेंगे बजाय ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशंस के। ठीक है, तो यहां पे जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने की, वो ये है कि कैसे आपको क्वेश्चन को रीड करके डायग्राम को बनाना है। तो यहां पे वो डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम अगर आपका बन जाता है तो उसके बाद के जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाते हैं। जो बेसिक फॉर्मूलाज आपको ट्रिग्नोमेट्री के याद रखने हैं वो कौन से हैं? तो वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के नॉर्मल फॉर्मूला, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये जो रेशियोज वाले फॉर्मूला होते हैं ये आपको याद रखना है। एक और चीज है जो टेबल है, हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो टेबल आपको याद रखना जरूरी है। ये टेबल आपको एग्जाम में बनाना कैसे है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताओ, तो मैं टेबल कैसे बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा आपको, ताकि आप आसानी से टेबल को कैसे बनाते हैं ये सीख जाएं। अगर आपको ये याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे पूरे फॉर्मूला अगर आप याद नहीं भी करना चाहते हैं, वैसे तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप सारे फॉर्मूलाज याद करें, पूरी टेबल याद करें, लेकिन स्टिल अगर आप पूरी टेबल याद नहीं कर पा रहे हैं तो ये तीन तो एटलीस्ट आपको याद रखना ही चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें 9.1 में बोला है, अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of on the ground। मतलब क्या है यहाँ पे, एक जो आपने देखा होगा कि सर्कस आर्टिस्ट जो रहते हैं वो ऐसे पोल लगा देते हैं और एक रोप रहती है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के पॉइंट पर बंधी हुई रहती है, और ये जो रोप है ये हमारी ये वाली रोप है, एसी हमारी जो है वो रोप है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो ये जो रोप है इसकी लेंथ हमें दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यहाँ पे क्या बोला है, हमें क्या चीज फाइंड करनी है, हमें इस पोल की हाइट फाइंड करनी है, ए बी पोल की हाइट फाइंड करनी है। अगर हमें ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये दे रखा है 30 डिग्री। अब यहां पे मैं आपको दो चीजें और बताता हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो इन ट्रिग्नोमेट्री एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो, ये आपका ग्राउंड लेवल है, अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो और आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, ऐसे ऊपर की तरफ किसी चीज को देख रहे हो, से हम एक पेड़ की टॉप को देख रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो ये हमारा बिल्डिंग हो गया। इसके टॉप को अगर हम देख रहे हैं और हम यहाँ पे खड़े हैं, तो ये जो एंगल हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ये होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, दूसरी चीज होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो अगर आप इस पर्टिकुलर मल्टी पे, टावर पे या किसी ऊंचाई की जगह पर खड़े हो और आप यहां से खड़े होके नीचे ग्राउंड पे कोई चीज को देख रहे हो ऐसे, तो यहां पे एक वर्चुअल लाइन हम क्रिएट करते हैं ऐसी, जो कि पैरेलल टू हमारे ग्राउंड होती है। ये हमने एक वर्चुअल लाइन बनाई है जो कि पैरेलल टू ग्राउंड है, और इस वर्चुअल लाइन का और हमारी आईसाइट का जो एंगल होता है उसे ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पे ये जो दिख रहा है ये है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऊपर की तरफ जाता है और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि नीचे की तरफ होता है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की एक और खासियत होती है कि सिंस हमारी जो दोनों लाइंस हैं, ये वाली लाइन और ये वाली जो दोनों लाइन है, मतलब ग्राउंड और वर्चुअल लाइन, ये पैरेलल है, तो यहाँ पे जो हमने ये थीटा ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो हमने ये थीटा ड्रॉ किया है ये वाला है थीटा,
और यहाँ पे बनने वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे इसी एंगल को, जो यहाँ पे हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, इसी ही यहाँ पे लिख के और फिर सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास में वो राइट एंगल ट्रायंगल के ही फॉर्म में होने वाले हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री लगती है, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला क्या है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये हमारा वर्टिकल पोल है, ये जो ए बी दे रखा है ये भी हमारा क्या है, वर्टिकल पोल है, ठीक है। और इस वर्टिकल पोल के टॉप पे मतलब पॉइंट ए पे हमने एक रस्सी बांधी हुई है जो कि हमारे सी पॉइंट तक, ग्राउंड पे एक पॉइंट है सी, वहां पे बंधी हुई है। तो ये हमारी रोप हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी रोप। अब क्या बोला है उसने आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमको इस पोल ए बी की हाइट फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर हमें ये जो एंगल है ये 30 डिग्री दे रखा है तो हमें एच की हाइट फाइंड करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले तो क्या क्या चीजें आपको गिवन है वो देखो। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें गिवन है। रोप, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप आपको गिवन है दैट इज 20 मीटर। और उसके अलावा आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या चीज फाइंड करनी है आपको, तो लेट हाइट ऑफ पोल ए बी इज इक्वल्स टू एच मीटर्स। हाइट ऑफ पोल एच आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहां पे ट्रिग्नोमेट्री आसानी से लगा सकते हैं। तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्री तो अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि कौन से फॉर्मूले की हेल्प से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां पे देखो जो रोप दे रखी है, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल रोप क्या है हमारे लिए, हाइपोटेनियस है। ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। उसके बाद में अगर एंगल यहां पे दे रखा है, एंगल सी पे दे रखा है, तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है वो, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और अगर सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी तो इसके साथ वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस, मतलब ग्राउंड जो है वो हमारा बेस होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब हमें जो रिलेशनशिप है वो कौन सी दो साइड्स के बीच में दे रखा है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस के बीच में। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में या तो साइन थीटा होता है या कॉसेक थीटा होता है। पर क्योंकि हम ज्यादातर इन तीन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा का, इसलिए हम यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, यहीं से। इन ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। अब इन सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां पे हम पुट कर देते हैं 1/2 इज इक्वल्स टू, ए बी की लेंथ थी हमारे पास में h, हमने जो कि कंसीडर की थी, और ए सी जो कि रोप है हमारी, AC की लेंथ कितनी है 20, तो यहां पे हम 20 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो h की क्या वैल्यू आ रही है 20/2, ठीक है। 20 को हम न्यूमरेटर में ले गए LHS पे, तो ये 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो h हाइट कितनी आ गई है आपकी 10 मीटर। तो आपका आंसर आ गया है, आंसर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर, इज इक्वल्स टू 10 मीटर।
तो क्लियर हुआ बच्चों कि आपकी जो हाइट है वो 10 मीटर आ चुकी है। इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमको यूज करना है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और आसानी से आप इनके कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उसने बोला है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। मतलब एक ट्री था जो कि बीच में से टूट के गिरा, तो उसका जो टॉप है, जो टॉप यहाँ पे था, अब वो गिर के नीचे ग्राउंड पे टच हो रहा है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा हो सकता है कि ये हमारा ट्री है, ये ट्री है हमारा, ये ट्री यहाँ से कहीं से टूट गया है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से टूटा, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है अब हमारा ग्राउंड पे टच कर रहा है, तो ये कुछ ऐसे टच कर रहा है ग्राउंड पे। ठीक है, इससे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ तो इससे क्लैरिटी हो जाएगी आपको। ठीक है, ये तो ये जो है हमारा ब्रोकन पार्ट है, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। तो सिमिलरली ये भी हमारा ब्रोकन पार्ट ही रहेगा जो कि ग्राउंड पे टच हो रहा है। ठीक है, ये वही ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। ठीक है, इसे हम ए बी नाम दे देते हैं, ए बी। तो ये हमारे लिए ए बी ही रहेगा, यहाँ पे भी ये बी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट अब ग्राउंड पे ए बन गया है। फाइन, अब ये ग्राउंड पे आके टच हो रहा है। अब उसने क्या बोला है आगे कि जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। मतलब ये जो टॉप है, ये टॉप ऑफ ट्री था, ये पॉइंट क्या था, टॉप ऑफ ट्री वाला पॉइंट है ये। तो यहाँ पे अब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फुट ऑफ द ट्री, ये है फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ ट्री है ये। ठीक है, और टॉप ऑफ ट्री ये है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ए सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है इसने, 8 मीटर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 8 मीटर। और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। ठीक है, कौन सी हाइट, ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये पर फिलहाल अगर हम सिर्फ BC और AB फाइंड कर लेते हैं, मतलब टोटल हाइट ऑफ द ट्री कैसे फाइंड करोगे आप लोग, टोटल हाइट ऑफ ट्री कैसे फाइंड करेंगे। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री के लिए फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं वो होगा लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC। लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC से हमको टोटल हाइट ऑफ द ट्री AC मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अब क्या क्या चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो हमको दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड ट्री, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, मतलब ये वाला डिस्टेंस दे रखा है। तो AC की वैल्यू हमें दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, अब उसके अलावा हमें जो एंगल दे रखा है वो लिख लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब आपको फाइंड दो चीज़ें करनी है, तो हम दोनों के बारे में लिख लेते हैं। लेट BC इज इक्वल्स टू H मीटर्स। BC को हमने कितना कंसिडर कर लिया है, H मीटर्स, ये हमारा BC हो गया H मीटर्स। उसके अलावा जो AB की लेंथ है, AB की लेंथ भी हमको निकालनी है, तो AB की हम कंसीडर कर लेते हैं X मीटर्स। तो ये लेंथ कितनी हो गई हमारी, यहां से यहां तक X मीटर्स हो गई। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं, अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। तो इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल्ड एट C है। ये कहां पे राइट एंगल है, ये C पे राइट एंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब
अगर ये राइट एंगल वाला पॉइंट है तो इसके सामने वाली जो साइड है वो हो जाएगी हाइपोटेनियस, ये हो गई हमारी हाइपोटेनियस। यहां पे अगर हमें एंगल दे रखा है, एंगल कहां दे रखा है आप लोगों को, ये यहां पे, तो एंगल के साथ वाली जो साइड है वो हो जाती है बेस, एंगल के साथ वाली जो साइड हो जाती है वो हो जाती है बेस, तो ये आपका बेस हो गया। और इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हो जाती है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाती है। ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्या क्या नहीं लिखना है आपको, ये चीज ध्यान रखो। आपको यहाँ पे ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस रिप्रेजेंट नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप एग्जाम में इन सब चीजों को लिख के नहीं आएंगे। तो अब इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा, परपेंडिकुलर एंड बेस को हम सबसे पहले यूज करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस को। तो परपेंडिकुलर और बेस में हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं, हम परपेंडिकुलर और बेस में यूज करते हैं टेन थीटा की वैल्यू को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC अपॉन बेस कितना है AC। ये परपेंडिकुलर है BC और बेस है हमारा AC। तो अब 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC, तो 1030 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। अब आप इसे याद करना चालू कर दो ताकि आपको कैलकुलेशन के टाइम पे बार बार टेबल को देखने की जरूरत ना पड़े। 1/√3 हो गई टेन थीटा की वैल्यू, और BC की वैल्यू हमारे पास में है H और AC की वैल्यू है 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के। तो 8 इज इक्वल्स टू H और 8/√3 इज इक्वल्स टू H हो गया। और अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन कर देता हूं तो 8√3/√3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू H, तो ये हो जाएगा 8√3/3 इज इक्वल्स टू H। तो H की वैल्यू हाइट आ गई है आपकी, BC की लेंथ आ गई आपकी H√3/8√3/3, ठीक है। अब हमें निकालना है AB की लेंथ, अब हमें निकालना है AB की लेंथ। तो लेंथ ऑफ AB, अब हम यहां पे लेंथ ऑफ AB निकाल रहे हैं। तो अगेन इन ट्रायंगल ABC, अब AB जो कि हाइपोटेनियस है और AC जो कि बेस दे रखा है, तो बेस और हाइपोटेनियस से रिलेटेड कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, तो बेस और हाइपोटेनियस से रिलेटेड एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, दैट इज कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस 30 डिग्री, क्योंकि एंगल अभी भी हमारे पास में वही है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस कितना है, हाँ यहां पे बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है AC, और H हाइपोटेनियस है हमारा AB। तो अब इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 पुट किया हमने, इज इक्वल्स टू AC की लेंथ हमको दे रखी है 8 मीटर्स और AB की लेंथ हमें फाइंड करनी है, दैट इज X। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो X को हम ले आते हैं LHS पे और बाकी सारी टर्म्स को हम ले जाते हैं RHS पे। तो ये देखो ये आ गई हमारी लेंथ, X इज इक्वल्स टू 16/√3। अब इसका भी रैशनलाइजेशन कर देते हैं हम, तो √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रैशनलाइजेशन हो जाएगा 16√3/3 मीटर्स। ये क्या आ गया है हमारा, ये लेंथ आ गई है AB की और ये लेंथ आ रही है BC की। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री हमें फाइंड करनी थी। तो हाइट ऑफ ट्री क्या लिखा था हमने ऊपर, AB प्लस BC, हमने हाइट ऑफ ट्री लिखा था AB प्लस BC। तो 16√3/3 प्लस 8√3/3 24√3/3 हो जाएगा। ये 8 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 24√3/3 और इस 3 से 24 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 8, ठीक है। तो हाइट ऑफ ट्री कितनी हो गई है, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू 8√3 मीटर्स,
सो आई होप यू विल गेट द आंसर। तो आपको फाइनली आंसर मिल चुका होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस कमेंट को रिप्लाई करने की या उस कमेंट पे कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या बोला है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर चिल्ड्रन बिलो एज 5 years. She prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants it to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slides in each case? Now we have two cases. तो केस 1 हम लिखते हैं जिसके अंदर स्लाइड किन के लिए इंस्टॉल करनी है? फॉर दी चिल्ड्रन बिलो एज 5 years, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए हमें जो स्लाइड है वो इंस्टॉल करनी है। तो अब पहले स्लाइड का डायग्राम बना लेते हैं हम। स्लाइड के डायग्राम में उसने क्लियरली बोला है कि जो स्लाइड की हाइट है वो 1.5 मीटर है, मतलब ये यहां से यहां तक 1.5 मीटर की हाइट रहेगी स्लाइड की, और उसके बाद में स्लाइड का जो एंगल रहेगा वो 30 डिग्री रहेगा। मतलब ये हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो आपको निकालना है इस स्लाइड का लेंथ। स्लाइड की लेंथ मतलब देखो यहाँ पे मैं इसे ए नाम दे देता हूँ, इसे बी और ये सी है। तो ए बी जो है हमारी हाइट ऑफ टॉप ऑफ द स्लाइड आ गई है, और ये जो है ए सी ये हमारा है स्लाइड। ठीक है, ये क्या है? स्लाइड है। तो स्लाइड की लेंथ को हम कंसीडर कर लेते हैं x। लेट अस कंसीडर दिस इज x। तो यहां पे ये हो गया केस 1। अब केस 2 का डायग्राम बना लेते हैं। केस 2 में उसने बोला है कि फॉर एल्डर चिल्ड्रन, किसके लिए है केस 2? एल्डर चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, अब यहां पे बच्चों जो हाइट दी हुई है हमें वो कितनी दी हुई है? तो हाइट हमें 3 मीटर दी हुई है फ्रॉम दी फॉर ऑफ द टॉप। जो स्लाइड है उसके टॉप की हाइट जो है वो 3 मीटर है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है इस बार वो बड़ा रहेगा, और ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्लाइड का वो और ज्यादा बड़ा हो गया है। मतलब अब ये 60 डिग्री हो गया, मतलब स्लाइड जो है वो कुछ ज्यादा ही टिल्टेड रहेगी। तो ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गई है हमारी हाइट 3 मीटर। ठीक है, अब यहां पे देखो ये है ए, ये है बी, और अच्छा इसे अब हम नाम दे देते हैं पी, क्यू एंड आर। इस केस में भी हमें क्या करना है? स्लाइड की हाइट ही निकालनी है, तो यहां पे हम इसे नाम दे देते हैं वाई। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्लाइड को हम नाम दे देते हैं वाई। ये वाई हो गया, ये स्लाइड 1 हो गई, ये स्लाइड 2 हो जाएगी हमारे लिए। इसको हम बोलेंगे स्लाइड 2। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं पहले वाले केस को। तो केस 1 में इसने क्या बोला था कि जो हाइट है ए बी दैट इज हाइट ऑफ टॉप इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर, और हमें क्या फाइंड करना है? तो लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल्स टू x मीटर्स। अब बच्चों यहां पे जो दोनों वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा रिलेशन इसमें अप्लाई हो रहा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन इसमें अप्लाई हो रहा है? तो यहां पे देखो ये एंगल गिवन है हमें 30 डिग्री। एंगल कितना गिवन है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और सिंस ये 90 डिग्री का एंगल यहां पे, तो इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो अगर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, अगर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो इसका मतलब आपको साइन थीटा का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगेन यहां पे एक और चीज जो हमें गिवन है वो भी हम लिख लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है, कितना गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो अब साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, कितना हो जाएगा बच्चों ए बी अपॉन ए सी, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेनियस ए सी है। अब इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है 1.5 और ए सी की लेंथ हमें फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू हो गई x। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, तो x की लेंथ आ गई है 3 मीटर्स। तो पहले वाले केस में स्लाइड की जो लेंथ है वो आ गई है 3 मीटर्स। अब हम केस 2 को सॉल्व करते हैं, और केस 2 के लिए हमको डायग्राम की नेक्स्ट पेज पे भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस डायग्राम को उधर भी कॉपी कर लेते हैं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, केस 2 वाला पार्ट, ठीक है। तो केस 2 में आपको क्या क्या चीजें गिवन है वो भी हम लिख लेते हैं। तो यहां पे हमें सबसे पहले क्या गिवन है हाइट ऑफ टॉप ऑफ स्लाइड कितनी गिवन है, ये है पी क्यू आर की लेंथ, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 3 मीटर्स, ठीक है। ये सब चीजें लिखना जरूरी होती है बच्चों, अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो फिर वही बात कि आपको इसमें नंबर प्रॉपर नहीं मिलेंगे। अगर ये सब चीजें लिखोगे तो एग्जामिनेशन जो चेक करने वाले होते हैं टीचर, उनके पास में कहीं पे भी काटने के उम्मीद नहीं रहती, कहीं भी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। हाइट ऑफ द टॉप ऑफ स्लाइड हो गई है पी क्यू इज इक्वल्स टू 3 मीटर। उसके बाद में लेंथ ऑफ स्लाइड, तो लेट अस सपोज लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल्स टू y मीटर्स। लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी हो गई है हमारे पास में y मीटर्स हो गई है। अब अगेन वही बात कि एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो इसका मतलब आपको फिर से किस चीज में रिलेशन बनाना है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस में रिलेशनशिप निकालना है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर आपकी साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। टेबल याद कर लो बच्चों, बार बार बोल रहा हूं मैं। पी क्यू की लेंथ है 3 मीटर और पी आर की लेंथ है y मीटर, जो कि हमें फाइंड करनी है। तो अब फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 बाय √3, 3 इंटू 2 बाय √3। और यहां पे अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन कर दूं, डिनोमिनेटर्स में से रूट हटाना है अगर हमें, तो हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 बाय √3 इंटू √3 बाय √3। ये रैशनलाइजेशन किया है हमने यहाँ पे, ये मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन हमने डिनोमिनेटर का यहाँ पे कर दिया है। अब y की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 6 √3 अपॉन 3, तो 3 2 जा 6, तो आपका y का लेंथ आ गया है 2 √3 मीटर्स। कितनी आ गई y की लेंथ 2 √3 मीटर्स, ठीक है। अब ये आ गया है हमारा आंसर स्लाइड 2 का, और ये था हमारा आंसर स्लाइड 1 का। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखना बच्चों कि जो जिसका हाइट कम था उससे पर्टिकुलर स्लाइड की लेंथ ज्यादा है, और जिसकी हाइट ज्यादा थी उस पर्टिकुलर स्लाइड की लेंथ कम है। 2 का अगर √3 में आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो 3 से कम ही रहेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि केस 2 में जो स्लाइड की लेंथ है वो छोटी आई है और केस 1 में जो स्लाइड की लेंथ है वो बड़ी आई है। आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है।
इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब मैं आपको लेंथ का कंसेप्ट समझा देता हूं, हाइट का कंसेप्ट समझा देता हूं। सबसे पहले सबसे बड़ी हाइट होती है टावर की, उसके बाद में होती है बिल्डिंग की हाइट, और उसके बाद में होती है पोल की हाइट। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले होता है टावर, फिर बिल्डिंग और फिर पोल। ऐसे हाइट को यहां पे मेंशन किया हुआ होता है। मतलब अगर आपको सबसे पहले ट्रांसमिशन टावर या टावर का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब सबसे लंबी हाइट होगी, और बिल्डिंग उसके साथ में दी हुई तो उससे छोटी बिल्डिंग होगी, और फिर सबसे छोटा होगा लेंथ ऑफ पोल। ठीक है, चलो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले हमको टॉप ऑफ टावर बनाना पड़ेगा। तो ये हमने टावर बना लिया है, और ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, जो कि 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये हो गया 30 मीटर अवे, ये कोई पॉइंट हमने यहां पे ले लिया है 30 मीटर अवे। ठीक है, और यहां से जो हमारा टावर है उसकी जो डिस्टेंस है या एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना आ रहा है, 30 डिग्री। कितना एंगल आ रहा है, ये आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। तो एच हमें फाइंड करना है। अब पहले तो सारे नोटेशंस कर देते हैं हम। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या क्या चीजें गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्या क्या चीजें गिवन है, तो आपको सबसे पहले गिवन है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड द पॉइंट इज इक्वल्स टू 30 मीटर। पॉइंट और फुट ऑफ टावर के बीच का जो डिस्टेंस है BC, जिसे हम नाम दे रहे हैं, वो कितना डिस्टेंस का है, 30 मीटर्स का है। दूसरी चीज आपको जो दे रखी है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है आपको 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। कहां से, ये पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर पे। ठीक है, इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर पे आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। आपको क्या फाइंड करना है, तो लेट अस कंसीडर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर AB इज इक्वल्स टू H मीटर्स। AB इज इक्वल्स टू H मीटर्स हमने हाइट ऑफ टावर कंसीडर की हुई है। अब अगर हम फॉर्मूला लगाएं इन ट्रायंगल ABC, अगर हम ट्रायंगल ABC में फॉर्मूला लगाएं तो अगेन वही बात, ये अगर हमारा एंगल 30 डिग्री यहां पे गिवन है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी। और यहां पे इस बार हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, बेस गिवन है। इस बार हमें क्या गिवन है, बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशनशिप के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज करते हैं, क्या है हमारे पास में, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप यूज करते हैं बच्चों, tan थीटा। यस, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे हम tan थीटा का यूज करेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे, परपेंडिकुलर दैट इज H, या हम इसको बोलें AB अपॉन बेस क्या है, BC। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC हो गया है। अब इसको आगे सॉल्व कर दें तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB की लेंथ आपको गिवन है H, या हमने उसको कंसिडर किया है H, और BC की लेंथ आपको गिवन है 30। तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 30/√3 इज इक्वल्स टू H, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, H इज इक्वल्स टू 30/√3। ठीक है, अब √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, तो इससे आपका जो डिनोमिनेटर वाला √3 है, देखो बच्चों डिनोमिनेटर में रूट वाले वैल्यूज नहीं हम प्रेफर करते हैं, तो क्या करते हैं उसके लिए हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो ये नंबर है अभी फिलहाल डिनोमिनेटर में एक इरैशनल नंबर है हमारे पास में, तो उस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर को हम रैशनल बना रहे हैं। रैशनल बना रहे हैं तो कैसे, बाय रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर। यहां पे हमने ये डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के लिए
ये रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर या रैशनलाइजेशन का यूज किया है। तो क्या हो रहा है यहां पे, अगर हम रैशनलाइजेशन का यूज कर रहे हैं तो h इज इक्वल्स टू 30√3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो ये आ गया, देखो बन गया रैशनल नंबर। अब इस 3 से अगर मैं इसे कट करूंगा तो ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर्स। तो आपकी हाइट कितनी आ गई है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर या हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई है आपकी, h इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर्स, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। 60 मीटर अबव द ग्राउंड मतलब सबसे पहले तो हमको ग्राउंड बना लेना चाहिए, और उसने बोला है कि काइट जो है वो 60 मीटर अबव द ग्राउंड उड़ रही है। ठीक है, ये काइट है हमारी जो 60 मीटर ऊपर है, मतलब ये जो लेंथ है ये कितना आ गया है 60 मीटर्स। ये कितना आ गया है 60 मीटर्स। अब आगे क्या बोला है उसने, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू द ग्राउंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब हमने जो इसकी स्ट्रिंग थी, काइट की जो स्ट्रिंग थी उसको ग्राउंड से अटैच कर दिया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और अगर हम इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। नो स्लैक का मतलब वो जैसे आपने अगर पतंग कभी उड़ती हुई देखी होगी तो पतंग की जो धागन होती है वो हमेशा ऐसी मुड़ जाती है, लेकिन यहां पे हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ऐसा कोई स्लैक नहीं है, वो सीधी सीधी पतंग की धागन जो है या स्ट्रिंग जो है वो सीधी सीधी है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल सीधा ड्रॉ किया है, और इसी से हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाएंगे इसकी लेंथ की। ठीक है, तो अब यहां पे आपको क्या चीज फाइंड करनी है, आपको फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस जिसको हमने y कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब हम इसका नेमिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पॉइंट A, ये हो जाएगा पॉइंट B, और ये हो जाएगा पॉइंट C। अब अगेन वही बात जो सबसे पहले हमको ध्यान रखनी रहती है, अगर एंगल 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली वैल्यू हमको गिवन है, दैट इज परपेंडिकुलर। इसके सामने वाली लेंथ हो गई परपेंडिकुलर, और सिंस अब ये वाली वैल्यू तो हमको गिवन नहीं है, और गिवन जो है या जो फाइंड करना है वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। ये एंगल हमारा 90 डिग्री का, तो इसके 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो जो दो चीजें गिवन है हमें वो है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में से साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा में से कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, हम साइन थीटा यूज करेंगे, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो चलो क्लियर हो गया हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो अब हम सारी चीजें जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हाइट ऑफ काइट इज इक्वल्स टू 60 मीटर अबव द ग्राउंड, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा ये हमने किस चीज की लेंथ निकाल ली है, ए बी की लेंथ निकाल ली है 60 मीटर। ठीक है, दूसरी चीज हमें फाइंड क्या करनी है, तो लेट द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC इज इक्वल्स टू वाई मीटर्स, AC इज इक्वल्स टू वाई मीटर्स। और तीसरी चीज जो हमारे पास में है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। बच्चों ये सब चीजें लिखना जरूरी है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास में 60 डिग्री, ACB वाला एंगल है ये। अब यहां पे जो ट्रायंगल गिवन है उसको हम लिख लेते, तो इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल B पे है ये, और ABC ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे हमने देखा कि साइन थीटा यूज हो रहा है क्योंकि यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बच्चों हमको, तो 60 परपेंडिकुलर की लेंथ है, दैट इज AB की लेंथ है, AB ये हम लिख लेते हैं, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है AC, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। अब इन तीनों की ही वैल्यू पुट करके सोल्यूशन कर लेते हैं। तो साइन
60 इज इक्वल्स टू ए बी, दैट इज ए बी की लेंथ हमें 60 दे रखी है और ए सी की लेंथ हमें फाइंड करना है, तो वो हो गई y। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू 60/y। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 इंटू 2/√3। तो √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, क्यों, वही रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 120 इंटू √3/3। अब इस 3 से इस 120 को कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा 20 और 0, तो y की लेंथ कितनी आ गई आपकी 40√3 मीटर्स, कितनी आ गई है, और y क्या था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आंसर क्या लिखोगे आप, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग y इज इक्वल्स टू 40√3 मीटर्स। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई है, 40√3 मीटर्स। तो आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, इसे भी कॉपी कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 में उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, ठीक है, यहां पे क्लियरली उसने मेंशन किया है फ्रॉम हिज आईज। अब ऐसा क्यों किया है, ये हम जब डायग्राम बनाएंगे तब इस चीज को क्लियरली समझेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। उसने पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक कितना वॉकिंग किया है, उस लेंथ, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हमको फाइंड करना है। सबसे पहले हम बनाते हैं 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड, और इसके ऊपर ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हम बना लेते हैं। ये हो गई हमारी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब यहाँ पे एक लड़का है जो 1.5 मीटर टॉल है, ये 1.5 मीटर टॉल एक लड़का है जो कि अपनी आंखों से, मतलब अब आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन कंसीडर करना है वो यहां से कंसीडर करना है बिल्डिंग का, कुछ इस तरह से, क्योंकि आंखें तो उसकी 1.5 मीटर ऊपर तक ही रहेगी, तो 1.5 मीटर से हमको कंसीडर करना है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जब इस लड़के ने, ये लड़के की पोजीशन हम कंसीडर कर लेते हैं ए बी है, अब वो लड़का नई पोजीशन ए डैश बी डैश पे आ गया है, ये पोजीशन हो गई उसकी ए डैश बी डैश, तो वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ गया। तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है उसका टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, वो चेंज हो गया है, और कितना हो गया है, अब वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया है। मतलब अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन को ड्रॉ करूं तो बच्चों देखो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, पहले तो मैं ये बता देता हूं आपको एक वर्चुअल लाइन बनानी रहेगी जो कि पैरेलल टू ग्राउंड रहेगी। तो ग्राउंड के पैरेलल अगर मैं एक वर्चुअल लाइन बनाता हूं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। और ये हमारा 30 डिग्री वाला एंगल है, ये हमारा 60 डिग्री वाला एंगल है, क्योंकि वो टूवर्ड्स द बिल्डिंग मूव कर रहा है, जो लड़का है वो टूवर्ड्स द बिल्डिंग मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले वाला एंगल था वो 30 डिग्री से, अब जो नई पोजीशन है, ये बिल्डिंग है, तो वो इस पोजीशन पे आया, तो यहां पे एंगल जो है वो 60 डिग्री हो गया उसका, ठीक है। तो ये आ गया है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशंस, ठीक है। एक बार और इसे मैं प्रॉपरली लिख लेता हूं, यहां पे ही ये ए डैश वाला पॉइंट, ठीक है। अब आपको और भी जो चीजें हैं दे रखी है उसको भी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग ये है हमारी 30 मीटर। अब इससे, इस सिर्फ बॉय की आंखों से जब वो ऊपर देख रहा है तो इस चीज से क्या क्या डिफरेंस आएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, ठीक है। अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो आपको फाइंड करना है बी बी डैश की वैल्यू, ये x, आपको यहां पे x बी बी डैश की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब ये वाली लेंथ भी तो नहीं है हमारे पास में, तो इसको हम y कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं y, ठीक है। यहां से यहां तक की लेंथ ये हो गया पॉइंट C, इसको C कंसीडर कर लेते हैं, इसको D कंसीडर कर लेते हैं, और इसको E कंसीडर कर लेते हैं। तो सी बी डैश की वैल्यू कितनी हो गई है y,
तो यहां से यहां तक का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस वाई मीटर्स, x प्लस वाई मीटर्स हो जाएगा। अब जब आप ट्रायंगल्स की बात करोगे तो आप ट्रायंगल लोगे ई डी ए डैश। कौन सा ट्रायंगल लोगे बच्चों आप लोगे ई डी एंड ए डैश वाला ट्रायंगल लोगे। तो जब आप ये पर्टिकुलर ट्रायंगल लोगे तो ये जो लेंथ नीचे दे रखी है, ये वाली लेंथ आपके किसी काम की नहीं रहेगी, आपको ऊपर वाली लेंथ लेनी पड़ेगी परपेंडिकुलर की। तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर लेंथ की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेंथ की वैल्यू क्या होगी, इस पर्टिकुलर लेंथ की, तो ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर, ये यहां से यहां तक 1.5 मीटर है। तो ऊपर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो होगी 30 माइनस 1.5, दैट इज 28.5 मीटर्स। कितनी हो जाएगी बच्चों, 28.5 मीटर्स। और यही वैल्यू हमको एक्चुअल में कंसीडर करनी है। अब हमको इसी पर्टिकुलर वैल्यू से सॉल्यूशन करना रहेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं हम। तो गिवन क्या है, गिवन हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 30 मीटर्स। और ये किस चीज की वैल्यू थी, ई सी की वैल्यू थी या सीई की वैल्यू थी। ठीक है, लेकिन हमने एक्चुअल हाइट निकाली है जो वो चेंज हो जाएगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग अब चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमको उसकी आइज के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ा हमारा लेंथ ऑफ बिल्डिंग को। तो लेंथ या हाइट ऑफ ईडी कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 1.5, दैट इज 28.5 मीटर्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। फिर उसके बाद में जो दूसरी चीज हमने कंसिडर की है, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय कितना हो जाएगा, जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो कितना हो जाएगा। तो x हमने क्या कंसिडर किया उसको x, तो ये हो bb डैश की वैल्यू, b डैश इज इक्वल्स टू x। तो ये जो bb डैश की वैल्यू है यही हमारी a डैश की वैल्यू भी हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में लेट a डैश d और b डैश c की जो वैल्यू है, ठीक है, a डैश d बोले या b डैश c बोले एक ही बात है, तो वो कितना हो जाएगा y। हमने कंसीडर किया कि ये लेंथ y है। और सबसे आखिरी चीज क्या है हमारे पास में, AD की लेंथ। तो AD की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये लिख लेते हैं हम, लेंथ ऑफ AD इज इक्वल्स टू x प्लस वाई मीटर्स। अब ये सब चीजें मैंने आपके सामने लिखी है, तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये कैसे आ रही है सारी वैल्यूज। यहां पे सारी चीजें आपको डायग्राम में क्लियर हो रही होगी। ठीक है, लेंथ ऑफ एडी निकल गई है x प्लस वाई मीटर्स। सारी चीजें हमें दोनों ट्रायंगल्स में जो जो भी रिक्वायरमेंट है वो मिल चुकी है। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल ई डी ए डैश वाले ट्रायंगल को। ई डी ए डैश वाले ट्रायंगल को अगर हम लेंगे तो यहां पे भी हमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। तो यहां पे हमें ये y गिवन है, यानी बेस गिवन है। ये 60 डिग्री कहां पे है, 60 डिग्री हमारा यहां पे आ रहा है। तो 60 डिग्री के साथ वाली साइड कौन सी कहलाती है, साथ वाली ये होती है बेस। और उसके 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो हमें जो दो चीजें दी हुई है वो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस को अगर हम लें, कंसीडर करें, तो टेन थीटा की वैल्यू यूज होगी यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तीनों, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, उसमें से टेन थीटा है जो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ईडी अपॉन ए डैश डी, ईडी अपॉन ए डैश डी। अब देखो यही मैंने आपको बताया था कि यहां पे आपको
जब ट्रायंगल ई डी ए डैश लेना रहेगा तो यहां पे जो लेंथ रहेगी साइड की वो 30 मीटर्स नहीं ले सकते हम बिल्डिंग की, तो उसको हमने अकॉर्डिंगली कम किया और वो कितना आया 28.5। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1060 की वैल्यू होती है √3, ईडी की लेंथ है 28.5 और एडी की लेंथ हमें y दे रखी है या हमने कंसीडर की है। चलो अब हम यहां से y की वैल्यू तो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3। अब अगेन √3 आ गया डिनोमिनेटर में, तो इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर। तो √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 28.5 √3 अपॉन 3, 28.5 अपॉन 3 बच रहा है इंटू √3। अब अगर मैं इस 3 से 28.5 को कैंसिल करूं तो 3 9 27 और फिर बच रहा है 1, तो 3 5 15, तो 9.5। y की वैल्यू आ रही है आपकी, y इज इक्वल्स टू 9.5 √3 मीटर्स। ये तो आपकी y की लेंथ आ गई है। अभी आपको रुकना नहीं है क्योंकि आपको y की लेंथ नहीं निकालनी थी, आपको निकालनी है x की लेंथ। और x कहां पे मिलेगा हमें? x मिलेगा यहां पे। मतलब अब हमें ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा EDA वाला, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल अब हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल EDA। EDA ट्रायंगल में जो एंगल दे रखा है उसके साथ में भी वही कहानी है कि उसका बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, तो EDA इज इक्वल्स टू, इन ट्रायंगल EDA 1030 इज इक्वल्स टू, 1030 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ED अपॉन AD, ED अपॉन AD। और अगर दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√3 इज इक्वल्स टू, ED की लेंथ आपको दे रखी थी 28.5 अपॉन AD की लेंथ आपको दे रखी है x प्लस वाई। यहां पे ध्यान रखना है x प्लस वाई टोटल लेंथ है यहां से यहां तक की ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28.5 √3, √3 भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 28.5 के साथ में। अब y की वैल्यू हमारे पास में है ऑलरेडी, तो x प्लस 9.5 √3 इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू 28.5 √3। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो अब सब्ट्रैक्शन कर देते हैं हम, तो कितना आएगा सब्ट्रैक्शन में? 28.5 और 9.5, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 से 0.5 कैंसिल, मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब 28 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 बचेगा। तो हमारे पास में जो टोटल वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 19 √3। यहां से हमने √3 को कॉमन ले लिया था और सब्ट्रैक्शन सिर्फ 28.5 और 9.5 का किया है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको प्रॉपरली पहले एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कुछ ऐसे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी? 19 √3 मीटर्स। तो फाइनल आंसर आ गया है हमारा, डिस्टेंस द बॉय हैज ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू 19 √3 मीटर्स। बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 19 √3 मीटर्स। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब हमारे पास में एक बिल्डिंग है, तो हम सबसे पहले ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी हुई है और उसके ऊपर खड़ा हुआ है एक ट्रांसमिशन टावर। तो वो ट्रांसमिशन टावर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, फिर उसने बोला है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने कंसीडर किया है, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर है वो कितना है? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहां से ये बॉटम हो गया ट्रांसमिशन टावर का और ये
टॉप हो गया ट्रांसमिशन टावर का। तो ये इन दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशंस दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, ये वाला एंगल है हमारा 45 डिग्री का, और ये जो बड़ा एंगल है ये है 60 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे हम सब चीज़ों को मेंशन कर लेते हैं। पहले तो ये हो गया ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। ये है हमारा ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, और ये क्या है, ये है बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग है। ए बी ट्रांसमिशन टावर है, बी सी हमारी क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, फिर उसने क्लियरली बोला हुआ है कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर। मतलब आपको जो लेंथ दे रखा है बी से वो कितना दे रखा है, सी तक का 20 मीटर लेंथ दे रखा है। और आपको बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको निकालनी है टावर की हाइट। तो लेट अस कंसीडर कि हाइट ऑफ टावर है h मीटर्स। हाइट ऑफ टावर हमने कितनी कंसीडर कर ली है, h मीटर्स। ठीक है, अब यहां पे आपको और इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो ज्यादा बेटर क्या है, हम बेस कंसीडर कर ले। हम बेस कंसीडर कर लेते हैं x मीटर्स। तो इसमें सबसे इजी फॉर्मूला जो tan थीटा का रहता है, परपेंडिकुलर और बेस के साथ में जो रिलेशनशिप रहता है वो यहां पे यूज होगा, जिससे क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन क्या क्या है हमें, सबसे पहले तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग BC इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स। हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर्स BC गिवन है। दूसरी चीज हमको जो गिवन है वो क्या है, लेंथ या डिस्टेंस। अच्छा, ये तो हमने कंसीडर किया, तो इसको हम बाद में लिखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशंस। एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बॉटम का 45 डिग्री है और टॉप का 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। फाइन, अब ये दो चीजें हो गई, ये पहली चीज हाइट हो गई, दूसरी चीज एंगल ऑफ एलिवेशन हो गई। अब तीसरी चीज जो हमें कंसीडर करनी है वो क्या है, हाइट ऑफ टावर। लेट हाइट ऑफ टावर AB इज इक्वल्स टू h मीटर्स। ठीक है, हाइट ऑफ टावर हमने h मीटर्स कंसीडर कर लिया है। और लास्ट जो चीजें हमें कंसीडर करनी है वो है डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ बिल्डिंग एंड द पॉइंट CD इज इक्वल्स टू x मीटर। CD की लेंथ हमने x मीटर कंसीडर कर ली। ये जो पॉइंट हमें गिवन है D वाला, यहां से जो बॉटम ऑफ बिल्डिंग है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने x मीटर कंसीडर कर लिया। इससे हमारा रिलेशनशिप जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला वो बन जाएगा और आसानी रहेगी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब दोनों ट्रायंगल्स जो दे रखे हैं ACD, बच्चों ट्रायंगल्स वही कंसीडर किए जाते हैं जो 90 डिग्री के एंगल को इंक्लूड करे। ठीक है, यहां पे कौन सा ट्रायंगल है, जो दोनों में राइट एंगल है, ACD और BCD, ये दो ट्रायंगल्स हैं। ACD एंड BCD ये दोनों ट्रायंगल्स हैं जिसके अंदर एंगल C 90 डिग्री वाला इंक्लूड होगा हमेशा। अगर आप ABD वाला ट्रायंगल देखें, ABD वाले ट्रायंगल में आपको 90 डिग्री नहीं मिलेगा, इसलिए हमको इस वाले ट्रायंगल को यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ट्रायंगल BCD की। पहले हम BCD ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल BCD अगेन वही बात, ये जो एंगल आपको दे रखा है, इस एंगल के सामने वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इस एंगल के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो गई है और इसके साथ वाली साइड आपकी बेस हो गई है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। और अगर इसकी वैल्यूज पुट करें तो 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू BC अपॉन CD। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर 45 डिग्री दिया हुआ है और 10 का फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो जो लेंथ होती है वही हाइट, वही हमारा डिस्टेंस होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं अगर 1045 आप यूज कर रहे हो तो। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1045 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो। CD और BC की वैल्यू 20 मीटर BC की वैल्यू है और CD की वैल्यू है x मीटर, ठीक है। तो आपका सीधा सीधा x की लेंथ कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स। x की लेंथ कितनी आ गई आपकी, सीधी सीधी BCD वाले ट्रायंगल से x इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स आ गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल गिवन था। अब हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल ACD। अब जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ACD वो हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, ACD ट्रायंगल में ये जो टोटल हाइट हो जाएगी हमारी यहां से नीचे तक, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 प्लस h मीटर्स, 20 प्लस h मीटर्स, ठीक है। तो चलो अब इन ट्रायंगल ACD अगेन वही tan थीटा लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री, हमें अगला एंगल गिवन है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD हो जाएगा और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। AC की लेंथ हमको कितनी दी हुई है, h प्लस 20, और डिनोमिनेटर में जो हमको वैल्यू लिखनी है CD की वो कितनी है, x। CD की लेंथ कितनी है, x। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें ताकि हम इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करें। तो ये हो जाएगा x √3 इज इक्वल्स टू h प्लस 20, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है, 20, हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली थी। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 20√3 इज इक्वल्स टू h प्लस 20। हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन नंबर 1 से 20√3, तो 20√3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू h। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, h इज इक्वल्स टू 20। अगर मैं कॉमन ले लेता हूं दोनों में से तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1। तो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर कितनी आ गई है बच्चों, h इज इक्वल्स टू 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ये आपका आ गया है आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बहुत आसान था, क्योंकि इसके अंदर आपको 2 ट्रायंगल्स थे, दोनों ट्रायंगल्स को 1 बाय 1 कंसीडर करना था जिससे आपका वैल्यू निकल जाता। अब बस यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो ये होती है कि आपको ट्रायंगल्स कौन से कंसीडर करने हैं, कैसे इनकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और सभी चीजों को आपको कंसीडर करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी रहती है।